गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 में टॉपिक पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व या लाभ। अलग अलग वर्गों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से अलग अलग प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। किसी भी क्रिया को करने से कोई एक व्यक्ति इफेक्टेड नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अर्थशास्त्र के विभिन्न विभाग हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। तो ये सब क्रियाएं करने वाले पक्षकार भी अलग अलग हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र से प्राप्त होने वाला लाभ भी अलग अलग वर्गों को प्राप्त अलग अलग दृष्टिकोण से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अर्थशास्त्र से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, उन वर्गों की हम बात करते हैं, जैसे उत्पादक हैं, व्यापारी हैं, गृहस्वामी या उपभोक्ता हैं, या समाज है, या राष्ट्र है, श्रमिक हैं। ये अलग अलग वर्ग जो हैं, इन वर्गों को लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ लाभ सैद्धांतिक, ये व्यवहारिक लाभ है जो सीधे हमें दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक लाभ या महत्व। सैद्धांतिक लाभ या महत्व का, जैसा कि आप बुक में पहला पॉइंट देख रहे हैं, पहला पॉइंट दिया है तर्क शक्ति की, मनुष्य की तर्क शक्ति का विकास होता है। जब हम विभिन्न पक्षों के बारे में, विभिन्न क्रियाओं के बारे में, विभिन्न समस्याओं के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, उसके परिणाम दुष्परिणाम के विश्लेषण करते हैं, तो मनुष्य की धीरे धीरे अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन करने से तर्क शक्ति का विकास होता है। वह विभिन्न पहलुओं के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनता है। इसका सेकंड पॉइंट है विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। यदि व्यक्ति एक दृष्टिकोण लेकर चलेगा तो वह उसी क्रिया को करेगा जो उसके सामने दिख रही है, लेकिन यदि उसमें विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की क्षमता आ जाती है, उसकी तार्किक शक्ति, तर्क शक्ति बढ़ जाती है, तो वो विश्लेषण करके प्रत्येक क्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। जांच करने के बाद दौरान वह विभिन्न समस्याओं के लिए उसके क्या निदान होने चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यकता या महत्व है उन पहलुओं के, उन क्रियाओं के, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से वह आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सापेक्षिक महत्व। अर्थशास्त्र किसी एक देश, एक काल, एक परिस्थिति, एक समय के लिए उपयुक्त नहीं है, अपितु अलग अलग परिस्थितियों में सापेक्षिक इसके जो सिद्धांत है वह लागू होते हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं सीमांत उपयोगिता राशि का। आगे मैं आपको समझाऊंगी। एक सिंपल सी बात है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है तो किसी व्यक्ति की भूख 2 या 3 रोटी के बाद शांत हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति की भूख 4 रोटी 5 रोटी पर शांत होती है। तो हम ये नहीं कह सकते सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बाद कि एक व्यक्ति को 3 रोटी के बाद उपभोग करना, रोटी खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सापेक्षिक परिस्थितियों के ऊपर यह निर्भर करता है। इसलिए उसके अनुरूप हमारे सिद्धांत में भी आवश्यक सुधार होते जाते हैं, हम समस्याओं के निदान उसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको विभिन्न सापेक्षिक परिस्थितियों, देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र आपका मार्गदर्शन करता है। चौथा, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। हर देश विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है तो उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लक्ष्य रहता है आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो आर्थिक उन्नति के लिए देश के संसाधनों का किन क्षेत्रों में किस प्रकार से श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन से जो राष्ट्र के संचालक होते हैं, विभिन्न वर्ग होते हैं, उन्हें समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान में वृद्धि होती है। जब मनुष्य किसी भी विषय का अध्ययन करेगा तो वह विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न क्रियाओं का, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेगा। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश के प्राकृतिक, भौगोलिक, मानवीय, आर्थिक सभी संसाधनों का हम अध्ययन करते हैं, जिससे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, वह विभिन्न पहलुओं, विभिन्न समस्याओं को समझने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सत्य की खोज की ओर बढ़ते हैं। एक बनी बनाई सोच, एक किसी के द्वारा लादी गई सोच से ज्यादा अच्छा क्या है, हम स्वयं सत्य की खोज करें। सत्य की खोज किनके आधार पर करें, निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर स्वयं अपनी तर्क शक्ति से सिद्ध करके देखें कि क्या ऐसा करना उचित है या अनुचित है। जब हम एक स्वयं सत्य खोजना सीख जाएंगे, जब हम स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेना सीख जाएंगे, तो सही गलत का फैसला भी हम कर सकेंगे और सही प्रकार से अपनी आर्थिक प्रगति के लिए अपना सहयोग दे सकेंगे, अपनी समस्याओं का हम निदान कर सकेंगे। जब हम सैद्धांतिक सिद्धांत महत्व पढ़ते हैं तो इन सिद्धांतों में महत्व में से आपको कोई भी 4 पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट इसी के साथ जुड़ता है व्यवहारिक महत्व। सेकंड क्या आता है हमारा, व्यवहारिक क्षेत्र में विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न पक्षकारों को
क्या इसका अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से इसको महत्व मिलेंगे। तो व्यवहारिक लाभ हम अब अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक लाभ पक्षों के आधार पर चलेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें उपभोक्ता वर्ग। उपभोक्ता वर्ग को क्या लाभ होगा। उपभोक्ता वर्ग कौन, हम और आप, जो विभिन्न वस्तुओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो हम उपभोग के किस प्रकार से करें, अपने न्यूनतम आय में अधिकतम आवश्यकताओं को कैसा पूर्ण करें, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट, आय से व्यय का अधिकतम कैसे हम संतोष प्राप्त करें। हर व्यक्ति की आय की एक सीमा और वे असीमित है, क्योंकि आवश्यकताएं मनुष्य की क्या है, असीमित है। हम एक आवश्यकता को पूरी करते हैं, उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कभी भी आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हमारा खर्चा बढ़ता है, क्या हमारी आय बढ़ती है, संभव नहीं है। व्यक्ति की आय की एक सीमा, लेकिन व्यय की कोई सीमा नहीं है, खर्चों की कोई सीमा नहीं है। तो आप क्या करें, कैसे उन्हें मैनेज करें, कैसे अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाएं ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। जैसे आपके माता पिता को आपने देखा होगा, वह कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या में आ जाए, घर में खुशी का माहौल हो, दुख का माहौल हो, हर चीज को मैनेज करते हैं उसी सीमित आय को। कैसे करते हैं वो, उन्हें अब समझ में आ गया है कि हमें अपनी आय को किस प्रकार से उपयोग करना है। हम खर्चों को क्रम देते हैं तीव्रता के आधार पर। जैसे जिस समय हमें भोजन की आवश्यकता है, हम अपना व्यय भोजन पर करेंगे। जैसे अभी आप सबका एडमिशन का दौर है, स्कूल में प्रवेश लेना है, कॉपी किताबें खरीदनी है, स्कूल की फीस जमा करनी है, यूनिफॉर्म लेना है, तो हम हमारे खर्चों को कहाँ डाइवर्ट कर देंगे, इन खर्चों की ओर, और दूसरे खर्चों पर एक सीमा लगा देंगे, क्योंकि हमारी आय क्या है, सीमित। जब घर में कोई तीज त्योहार आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने खर्चों को उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। तो दूसरों खर्चों को हम थोड़े समय के लिए क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और अपनी आय का एक बहुत सारा हिस्सा किधर डाल देते हैं, अपने त्योहार को मनाने में। तो ऐसी परिस्थितियां अपने घर परिवार में हर व्यक्ति की आती रहती है, और समय के अनुरूप व्यक्ति अपने खर्चे को एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करके बैलेंस बनाता रहता है, संतुलन बनाता रहता है, और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये काहे से संभव है, किस चीज से संभव है, तो ये संभव होता है अर्थशास्त्र के अध्ययन से। अब हर व्यक्ति कोई अर्थशास्त्र का अध्ययन कर नहीं रहा, लेकिन एक सामान्य उपभोक्ता की मानसिकता इससे बनती जाती है। सेकंड पॉइंट आता है, व्यक्ति परिवार को बजट बना सकता है इससे। अभी जो मैं आपको चीज बता रही थी कि हम अपने खर्चों को मैनेज करते जाते हैं, डाइवर्ट करते जाते हैं एक खर्चे से दूसरे खर्चे पे। तो ये हम कैसे करते हैं, अपने परिवार का बजट बनाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 10,000 है, तो वो उस 10,000 को विभिन्न खर्चों में कैसे विभक्त करता है, क्या उसकी प्लानिंग बनाता है, योजना बनाता है, वही उसका क्या बन जाता है, बजट। तो पारिवारिक बजट का हम निर्माण करना सीख जाते हैं। फिर बाजार का अध्ययन करते हैं। हम बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते कि बाजार में मूल्य हमारे हिसाब से चलेंगे, वस्तुएं हमारे हिसाब से आएंगी, बाजार अपनी पद्धति से चलता है। लेकिन हम बाजार का निरंतर अध्ययन करते रहते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ सस्ती मिल रही है, कहाँ उपलब्ध हो रही है, कहाँ उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये अध्ययन करना भी हम अर्थशास्त्र के अध्ययन से बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। दूसरा वर्ग कौन सा आता है, उत्पाद। हमने आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न रूप पढ़े। तो पहला उसमें उपभोग था, उपभोग करना, इसलिए क्या करते हैं, उत्पादन। उत्पादन कौन करता है, उत्पादक। तो उत्पादक या व्यापारियों को क्या लाभ, वे अच्छा उत्पादन करने में, श्रेष्ठ उत्पादन करने में सफल होते हैं, न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन। एक उत्पादक बाजार में उन वस्तुओं का उत्पादन कर दे जिसकी अभी मांग ही नहीं है बाजार में, तो उत्पादक का मान बढ़ा रह जाएगा। तो एक उत्पादक भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से किस प्रकार से उसे उत्पादन करना है, उसका सही वह आकलन कर सकता है। विनिमय में सुविधा, मान कहाँ आदान प्रदान होगा, उत्पादक ही क्या करेगा, विनिमय का कार्य करेगा। जो मान उसने बनाया वह क्रेताओं तक पहुंचाएगा, खरीदारों तक पहुंचाएगा, तो वह अर्थशास्त्र के अध्ययन से विनिमय को सफलतापूर्वक कर सकता है। वितरण का कार्य सुविधाजनक हो जाता है। उत्पादक ने उत्पत्ति के विभिन्न साधनों से उत्पादन किया, वह उत्पादन से आय कमाई, और वह आय जो उसने कमाई वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को, लगान या किराया, मजदूरी, बोनस, वेतन, मजदूरी, कई रूपों से वितरित करना है। वह वितरण कैसे कर पाएगा, यदि वह अर्थशास्त्र का सही प्रकार से अध्ययन करता है तो उचित वितरण कर पाएगा। ये उत्पादकों को लाभ। अगला वर्ग हमारा कौन सा आता है, श्रमिक। श्रमिक में जो उत्पादन के सहयोगी है, श्रमिकों को भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से कई लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे पहला, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में मानव संसाधन को, मनुष्य बल को, मानव श्रम बल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो मानव संसाधन कैसे अपने गुणों को श्रेष्ठतम तरीके से
उपयोग में ले सकता है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर उत्पादन में सहयोग दे सकता है। ये अर्थशास्त्र के अध्ययन से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं और वो अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति बनी रहे। ये हमने सदा पढ़ा है कि श्रमिकों में और पूंजीपति में, उत्पादकों में निरंतर वर्ग विभेद चलता रहता है। श्रमिक अपने मालिक से असंतुष्ट रहते हैं, मालिक श्रम वर्ग से असंतुष्ट रहते हैं। ये असंतुष्टि कैसे दूर हो, औद्योगिक शांति कैसे बनी रहे, हड़ताल तालाबंदी जैसी गतिविधियां न हो। तो इसके लिए यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर ले श्रमिक, तो वो उचित समझ सकेंगे कि उन्हें उचित मजदूरी प्रदान की जा रही है या नहीं, कार्य की उचित दशाएं दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। फिर श्रमिकों का जीवन स्तर में भी इससे वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, यदि श्रमिक उचित प्रकार से मजदूरी प्राप्त कर पाए, उचित प्रकार से अपना कार्य कर पाए, तो वहाँ न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन में सहयोग देंगे, उन्हें भी अच्छी मजदूरी मिलेगी, वह भी श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे। और ऐसे समय पर चूंकि उन्हें उचित मजदूरी मिलेगी तो वे भी अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करके जीवन स्तर में वृद्धि कर सकेंगे। ये 3 वर्गों को लाभ। अगला राजनीतिज्ञों को लाभ। राजनीतिज्ञ कौन? जो देश के लिए योजनाएं बना रहे हैं, जो देश का संचालन कर रहे हैं, वे राजनीतिज्ञ यदि अर्थशास्त्र का उचित अध्ययन करते हैं तो ऐसे राजनीतिक वर्ग के लोग देश के लिए सही योजनाएं बना सकेंगे, आर्थिक विकास को सही दिशा में ले जा सकेंगे। जैसे पहला पॉइंट, उचित कर नीति का निर्धारण कर सकेंगे। सही कर नीति बनेगी तो जनता पर करों का बोझ कम लगेगा और देश के आर्थिक सहयोग में कर का उपयोग भी सही दिशा में हो सकेगा। विभिन्न प्रकार की देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने में भी अर्थशास्त्र के अध्ययन से उन्हें मदद मिलेगी और वो सही व्यूहरचना देश के विकास के लिए बना सकेंगे। देश के विदेशी व्यापार को सही दिशा दी जा सकेगी, क्योंकि यदि विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो देश की विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, जिससे देश के लिए हम अन्य तकनीक आदि का विदेशों से आयात कर सकेंगे और देश को आर्थिक विकास को प्रगति दे सकेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया अलग अलग वर्गों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होने वाले लाभ। आपको विभिन्न वर्गों में भी 4 पॉइंट इनके फिक्स करके जिधर के आपको डिटेल क्लियर हो उधर से आप बना सकते हैं और सैद्धांतिक लाभ के भी 4 पॉइंट।